वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी एज यूजुअल मॉर्निंग क्लास रहेगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। और इस क्लास को शुरू करते हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। तो एज यू नो, अभी हम जिस चैप्टर पे हैं वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज के इंडिया में आने के जो क्रम है उसको देखा था, और उसके बाद जो जो घटनाएं घटी थी उनको जाना था। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट उसके बाद शुरू होता है और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स भारत के कई सारी रियासतों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसी क्रम में हम अब पढ़ रहे थे जो एंग्लो मराठा स्ट्रगल है, यानी कि मराठवाड़ा वाला रीजन, महाराष्ट्र के पास जो जगह है उस पर कैसे ब्रिटिशर्स अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले हमने बंगाल का और मैसूर का एक्विजिशन पढ़ लिया है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसमें अभी तक हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और जो डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्चुअली और क्रोनोलॉजिकली उन्हें जानना ज़रूरी है, वो देख चुके थे। और कल हमने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखा था जो एंड हुआ था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बसीन। और इसमें जो प्रोमिनेंट नाम है यशवंत राव होलकर का, जिन्हें जशवंत राव होलकर भी कह सकते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। और ये आने वाला जो एंग्लो मराठा स्ट्रगल है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ बसीन के कुछ हिस्से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक, जो कि रहेगा थर्ड एंग्लो मराठा स्ट्रगल। और इस ट्रीटी से कुछ बातें उभर कर सामने आती हैं जिन्हें हमें आज उन पर थोड़ा सा विश्लेषण हम करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। तो अंडर द ट्रीटी ऑफ बसीन द पेशवा एग्रीड, पेशवा का मतलब पेशवा बाजीराव, एक पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे एंड ही इज द पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव फर्स्ट एक एबल रूलर थे जिन्होंने मराठा कॉन्फेडरेसी को एकजुट बना के रखा, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय एकदम उलट थे फर्स्ट पेशवा से। और इनके टाइम में बहुत सारे गुट बट चुके थे, एक स्ट्रगल देख चुके थे मराठा आपस में, और पेशवा बाजीराव सेकंड भी ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से मराठा स्ट्रगल आपस में काफ़ी गहराता है। और इसका फ़ायदा उठाकर ब्रिटिशर्स बीच में आते हैं और मराठाओं की जो आपसी फूट है उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसमें जशवंत राव होलकर के द्वारा भगाए जाने पर, क्योंकि उन्होंने उनके भाई की हत्या कर दी थी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय शरण लेते हैं बसीन नाम की आइलैंड में जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है। यहाँ शरण लेने के साथ ही वे मदद मांगते हैं ब्रिटिशर्स से कि वे उनकी रक्षा करें और पेशवाई जो उनकी छिन चुकी है, नए पेशवा जो बना दिए गए हैं अमृत राव के बेटे विनायक राव, उनको हटाकर इन्हें पेशवा बनाने की जो कोशिश थी उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी करते हैं जिसे ट्रीटी ऑफ बसीन कहते हैं। सो अंडर द ट्रीटी पेशवा एग्रीड टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री विथ द यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ फील्ड आर्टिलरी। तो इन्फेंट्री का मतलब सीधे सीधे होता है पैदल सेना। इसकी लगभग 6000 ट्रूप्स देने का वादा किया ब्रिटिशर्स ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को। एंड आर्टिलरी का मतलब होता है जो दूरी से मार करने वाली क्षमता विकसित होती है आर्मी में। उस जमाने में तोप होती थी और आज के समय में जैसे मिसाइल्स एक्सेट्रा होती हैं, इन्हें आर्टिलरीज कहा जाता है। फील्ड आर्टिलरी प्रोवाइड करने का भी वादा किया ब्रिटिशर्स ने, और नेटिव इन्फेंट्री ऑफ 6000 ट्रूप्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पेशवा बाजीराव सेकंड। इसके अलावा जो यूरोपियन आर्टिलरी मैन है वो भी अटैच्ड रहेंगे, यानी कि जो आर्टिलरी प्रोवाइड की जाएगी पेशवा को उसको चलाने का काम यूरोपियन, या फिर हम सीधे तौर पे कहें कि ब्रिटिशर्स ही करेंगे। और इस तरह से एक आर्मी परमानेंटली स्टेशनड रहेगी उन टेरिटरीज में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के अंडर है। ये जो तरीका है सेना के द्वारा मदद प्रोवाइड करने का, यही बाद में एक सहायक संधि नाम की पॉलिसी के रूप ले लेता है। इसे हम हिंदी में सहायक संधि कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है सब्सिडियरी अलायंस।
ये पॉलिसी इस तरह से काम करती है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से भी जानेंगे, कि आप ट्रूप्स देते हैं और वो स्टेशन रहती हैं उन टेरिटरीज में जो मदद मांगते हैं इंडियन रूलर्स, और इसकी मदद से ही, क्योंकि आर्मी की पावर जो मेन पावर रहती है किसी भी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए, वो आर्मी की पावर ब्रिटिशर्स के पास है, इसलिए ब्रिटिशर्स जिस रूलर ने उनसे मदद मांगी है उसे अपना पपेट बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे उस पूरे टेरिटरी पे अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा पेशवा कुछ और टेरिटरीज देने को राजी हो जाते हैं, जिनसे कुछ रेवेन्यू लगभग 26 लाख का अर्न होता, ये ब्रिटिशर्स को मिल जाती है। इसके अलावा सूरत ब्रिटिशर्स को मिलता है, और जो चौथ वसूलते थे वे मराठा निज़ाम के इलाकों से, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के इलाकों से उन्हें छोड़ देने के लिए भी राजी हो जाते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय। और इसके अलावा निज़ाम के साथ जो मराठाओं के रिश्ते हटे हुए थे या उनमें दरार पड़ी थी, उन रिश्तों को भी ठीक करने के लिए कोशिश जारी कर देते हैं ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स के जो संबंध थे वो हैदराबाद के निज़ाम से भी बेहतर थे। तो इसका मतलब है कि अगर ब्रिटिशर्स पेशवा का समर्थन कर रहे हैं तो निज़ाम अगर उनके साथ हैं तो फिर दोनों का मेल जोल बढ़ना ज़रूरी है, उनके बीच राइवलरी होना ब्रिटिशर्स के हित में नहीं था। तो इस ट्रीटी में वो एग्री करवाते हैं पेशवा से कि वो निज़ाम के साथ एक आर्बिट्रेशन करेंगे, यानी कि कुछ मध्यस्थता करेंगे, कुछ समझौता करेंगे, एंड सेम गोज विद द गायकवाड़ ग्रुप ऑफ मराठास। इस सब के अलावा ब्रिटिशर्स ये भी एश्योर करते हैं कि जो पेशवा हैं वो ब्रिटिशर्स के अलावा किसी अदर यूरोपियन पावर के साथ संबंध ना रखें, और जो भी इनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, यानी कि विदेश नीति कहते हैं जिसे, अगर हम इनके इलाके को एक देश मान लें और उसके बाहर के पड़ोसी राज्यों से उनके कैसे संबंध होंगे या किस अदर कंट्री के साथ वो कैसा संबंध रखेंगे, इस सब के फैसले भी ब्रिटिशर्स ही लेंगे। कुल मिलाकर जो ट्रीटी ऑफ बसीन है वो टोटल सरेंडर है पेशवा बाजीराव द्वितीय का इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि द नेटिव इन्फेंट्री प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द पेशवा was a part of subsidiary alliance which was aggressively campaigned by Lord Wellesley. Lord Wellesley एक ट्रीटी जो भी ये की है, ट्रीटी ऑफ बसीन, उसमें जो ट्रूप्स रखने का काम है वो सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनता है। अगर हम सब्सिडरी अलायंस पर ही अभी फोकस करें तो हम पाते हैं कि जो सब्सिडरी अलायंस नामक पॉलिसी है तो सबसे पहले शुरुआत की थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसको शुरू करने का श्रेय जाता है जोसेफ फ्रैंकोई डुप्ले को। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसी पॉलिसी इजाद की थी जिसके तहत आप किसी भी इंडियन रूलर से को मदद देने के एवज में उसे कुछ आर्मी प्रोवाइड करेंगे, और धीरे धीरे उस आर्मी की मदद से उस रूलर की शक्तियों को कम करेंगे, और अगर वो राजी होता है आपका पपेट बनने के लिए तो ठीक, वरना उसे हटाकर किसी दूसरे रूलर को वहां एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें जो रूलर ब्रिटिशर्स से मदद मांगता है उसी रूलर को आखिरकार अपनी ताकत खोनी पड़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो द ओरिजिनल सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय फ्रैंकोई डुप्ले इन द लेट 1740s, established treaties with the निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने भी निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ ऐसी एक ट्रीटी की थी, एंड अदर इंडियन प्रिंसेस इन द कार्नेटिक रीजन। जो कार्नेटिक वॉर का जो बैकग्राउंड है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें आपने डुप्ले का नाम सुना होगा। इन डुप्ले ने ही इस तरह की एक पॉलिसी को इजाद किया था, और बाद में जब फ्रांसीसियों की शक्ति भारत में कम होती जाती है और ब्रिटिशर्स शक्ति उभर कर बाहर निकलती है, तो ब्रिटिशर्स भी इसी पॉलिसी को अपनाते हैं अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ लॉर्ड वेलेजली, और इन्होंने काफ़ी सारे राज्यों को इस तरीके से अपने अंडर ले लिया विद द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सो आफ्टर टेकिंग पेशवा अंडर द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, कंपनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन क्रिएटेड इनसिक्योरिटीज अमंग अदर मराठा कमांडर्स। तो पेशवा बाजीराव के अंडर कुछ रीजन थे अभी भी, और उनमें सब्सिडरी अलायंस करने की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, और इस बात से जो पड़ोस में अदर मराठा कमांडर्स हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं, बिकॉज अब
जो मराठवाड़ा वाला इलाका है, यानी कि मराठाओं के अंडर जो इलाके हैं उनमें एक पोर्शन को ठीक ठाक तरीके से कवर करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो लड़ाई थी वो मराठाओं की आपसी लड़ाई न रहकर एक बाहरी व्यक्ति या एक बाहरी एंटिटी भी इसमें शामिल होने लग जाती है। तो इसकी वजह से सिंधिया एंड भोंसले took over the charge to save Maratha Empire and thus started the Second Anglo-Maratha War। तो जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है उसका बैकग्राउंड यहीं से बन जाता है कि सिंधिया और भोंसले मिलकर अब कोशिश करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स का रूल है मराठाओं के रीजन में उसको कम किया जाए, और उसके लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के साथ, और इसकी कमान संभालने का काम सिंधिया और भोंसले गुट करते हैं मराठाओं के। The combined forces of Scindia and Bhonsle were defeated by the well-organized and well-prepared army under Arthur Wellesley, who ultimately succeeded in concluding separate subsidiary treaties with them। तो सिंधिया और भोंसले के जो इरादे हैं वो फलते फूलते नहीं है, उन्हें सफलता नहीं मिलती अपने इरादों में, और वो आर्थर वेलेस्ली नाम के कमांडर हैं जो ब्रिटिश आर्मी के, उनके हाथों हारते हैं, और परिणामतः जैसे पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ सब्सिडरी अलायंस होता है वैसे ही सिंधिया और भोंसले के साथ भी अलग अलग सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। लॉर्ड वेलेस्ली के ही भाई हैं आर्थर वेलेस्ली। इसके बाद हम देखते हैं इन 1804 यशवंत राव होलकर, वही जिन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके इलाके से मार भगाया था, he made an attempt to form a coalition of Indian rulers to fight against the English, but his attempt proved unsuccessful। The Maratha were defeated, subjugated by the British and isolated from one another। तो यशवंतराव होलकर एक अच्छा प्रयास करते हैं कि न सिर्फ मराठाओं को बल्कि बाकी सभी भारतीय राजाओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनको एकजुट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि सभी राजाओं के बीच आपसी एकता का अभाव है, यूनिटी का अभाव है, लैक ऑफ यूनिटी है, इसलिए उनका जो अटेम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल रहता है और मराठा इस वॉर को हार जाते हैं। और फिर वो सभी मराठा शक्तियां अलग अलग आइसोलेटेड कर दी जाती हैं एक दूसरे से, और अब ब्रिटिशर्स उनसे अलग अलग ट्रीटी करेंगे अलग अलग जगहों पर, जिनके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड एंग्लो मराठा स्ट्रगल। इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा स्ट्रगल शेप लेता है। तो जो ट्रीटीज की जाती है ये सब्सिडरी अलायंस ही है। तो भोंसले गुट के लोगों के साथ 17 दिसंबर 1803 को ट्रीटी की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ देवगांव कहा गया है, और ये उड़ीसा में की जाती है। तो एक गुट भोंसले का जो था वो इस तरीके से कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस करने पे मजबूर हो जाता है। इसके साथ ही सिंधिया गुट 30 दिसंबर 1803 को ट्रीटी ऑफ सरजी अर्जन गांव करते हैं। सरजी अर्जन गांव एक महाराष्ट्र का इलाका है। होलकर गुट ट्रीटी ऑफ राजपुरा घाट करता है इन हिमाचल प्रदेश, बट इसके बारे में जानने लायक ज्यादा है, इट इज नॉट अ सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो यशवंतराव होलकर वाज एन एक्सेप्शन, ये अपवाद है, among other Maratha leaders with whom British approached with an unconditional peace treaty and not an subsidiary alliance। तो जो यशवंतराव होलकर हैं उनके साथ ब्रिटिशर्स अन्य मराठा लीडर्स की तरह ही सब्सिडरी अलायंस नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ एक अनकंडीशनल पीस ट्रीटी करते हैं। विदाउट एनी कंडीशन दोनों पक्ष मानते हैं कि वे आपस में शांति बनाए रखेंगे और वो लड़ाई नहीं करेंगे। यशवंतराव होलकर को ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने के पीछे कुछ वजहें हैं। ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण है, उनके बारे में देखते हैं। यशवंतराव अटेम्प्टेड टू यूनाइट द मराठा कॉन्फेडरेसी एंड द रेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स। इसके बारे में हमने बताया था कि न सिर्फ मराठा सरदारों को वो एकजुट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि संपूर्ण भारत से अलग अलग राजाओं को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें यूनाइट करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये एक बहुत बड़ा मूव था उस समय में किसी भी राजा के द्वारा किया जाने वाला। आपने पाया है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, बंगाल और मैसूर के एक्विजिशन का कारण ही यही था। ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से वहां कब्जा इसीलिए कर पाए क्योंकि हमारे भारतीय राजाओं के बीच एकजुटता का अभाव था, और यशवंत राव होलकर इसी गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पे वो कुछ हद तक सफल भी होते हैं, जिसने ब्रिटिशर्स को उनके प्रति थोड़ा ज़्यादा लीनियंसी बरतने को मजबूर किया, क्योंकि यशवंत राव होलकर के साथ किसी भी तरह का सब्सिडरी अलायंस का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सब्सिडरी अलायंस करने के बजाय युद्ध करके वीर गति को प्राप्त करना ज़्यादा बेहतर समझते। और अभी जो यशवंत राव होलकर ने कन्फेडरेसी बनाई थी, एक यूनियन बनाया था भारतीय राजाओं का, वो भी उनके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में काम कर रहा था। तो यशवंत राव होलकर को टेम करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए किसी भी तरह की सब्सिडरी अलायंस के बजाय एक अनकंडीशनल पीस ट्रीटी करना जरूरी था ब्रिटिशर्स के लिए, और उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए इनके साथ इसी तरह की एक ट्रीटी की। अब हम देखते हैं कि यशवंत राव होलकर क्यों माने और ब्रिटिशर्स क्यों माने इस ट्रीटी के लिए। उसको हम नोट्स में कैसे हमने लिखना है या कैसे हमने समझना है, एक प्रॉपर लैंग्वेज में देखते हैं। ब्रिटिश बिकेम एंशियस विद सच स्मार्ट मूव विच दे नेवर फेस्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आज तक उन्होंने भारतीय राजाओं की एकजुटता नहीं देखी थी, तो ये पहला जो उसकी झलक है उन्हें देखने को मिली। एंड दिस एंजाइटी फोर्स देम टू साइन एन अनकंडीशनल पीस ट्रीटी। इसी एंजाइटी की वजह से उन्होंने एक अनकंडीशनल पीस ट्रीटी साइन की विद यशवंत राव होलकर। ये बात थी ब्रिटिशर्स की। बट व्हाई यशवंत राव होलकर एग्रीड टू सच एन अनकंडीशनल पीस ट्रीटी इफ ही इज गेटिंग सो मच स्ट्रॉन्ग? तो उसके पीछे रीजन है, बट एट द सेम टाइम यशवंत राव ऑल्सो गॉट द रियलिटी चेक। उन्हें भी किसी तरह से वास्तविकता का अंदाजा हो चुका था। आपने देखा होगा कि इनके साथ जो ट्रीटी हुई है वो महाराष्ट्र से बहुत दूर एक हिमाचल प्रदेश में राजपुरा घाट की ट्रीटी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यशवंत राव होलकर मराठवाड़ा छोड़कर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, और रास्ते में जितने भी इंडियन रूलर्स हैं उनके साथ अलायंस बना चुके हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये तो था, और इस वजह से ही ब्रिटिशर्स को एंजाइटी हुई थी कि कहीं ये ज़्यादा बड़ी शक्ति बनकर उन्हें इंडिया से ही बाहर न कर दे, इसलिए वो तो मान गए अनकंडीशनल पीस ट्रीटी के लिए। लेकिन यशवंत राव होलकर को भी रियलाइजेशन हो चुका था, जब वो ट्रैवल कर रहे थे डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में, बात कर रहे थे डिफरेंट इंडियन रूलर्स से, तो उन्हें इस बात का, इस वास्तविकता का एहसास हो गया कि जो इंडियन किंग्स हैं उन्हें यूनाइट करना बहुत मुश्किल है। He realized that the rest of the kings were not ready to come under one common cause and were interested in their own personal benefits. That is why he also agreed to a peace treaty with British. उन्हें इस बात की वास्तविकता का ठीक ठाक पता चल गया था कि जो इंडियन रूलर्स हैं उन्हें लंबे समय तक एकजुट कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके अंदर ब्रिटिशर्स को लेकर वैसा भाव नहीं है जैसा यशवंत राव होलकर जान रहे हैं या जो समझ रहे हैं। ये सभी इंडियन रूलर्स अपने पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से अभी यूनाइट हो रहे हैं, और समय आने पर उन्हें तोड़ना बहुत आसान होगा। तो ये जो तरीका है ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो यशवंत राव होलकर ने ठीक समझा कि अगर ब्रिटिशर्स एक अनकंडीशनल पीस ट्रीटी ऑफर कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, जिस वजह से जो खतरा है ब्रिटिशर्स का अभी कुछ समय के लिए वो दब जाए। और फिर वो यशवंत राव होलकर का जो योजना थी वो ये थी कि आने वाले समय में वो अपनी शक्ति इकट्ठा करेंगे और उस तरह के राजाओं के साथ गुट बनाएंगे जो उस एक जो सेंटर बनेगा उसके प्रति लॉयल हो, और फिर ब्रिटिशर्स से अगर मौका लगे तो उन्हें हराने का काम किया जाएगा। तो इतनी बातें हमने जान ली सेकंड एंग्लो मराठा स्ट्रगल में, जो शुरू होता है बाजीराव सेकंड के द्वारा जसवंत राव होलकर के भाई विठू जी के मर्डर के साथ, और फिर जसवंत राव होलकर बाजीराव द्वितीय को मार भगाते हैं मराठवाड़ा के रीजन से, पूना से उन्हें बाहर करते हैं और विनायक राव को नया पेशवा बना देते हैं। घबराया हुआ बाजीराव ट्रीटी ऑफ बसीन करता है अंग्रेजों के साथ और उनके साथ एक सब्सिडरी अलायंस में आता है। उसके साथ ही वो बहुत कुछ देता है अंग्रेजों को और अपनी फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल भी उन्हीं को दे देता है। और इसके साथ सब्सिडरी अलायंस जब हमने देखा था वो बाजीराव के साथ हुआ, उसी तरह के कुछ अलायंस भोसले गुट और सिंधिया गुट के साथ भी ब्रिटिशर्स करते हैं, बिकॉज उन्हें भी वो हरा देते हैं। मगर जो यशवंत राव होलकर हैं उनके साथ एक पीस ट्रीटी अनकंडीशनल करने पे ब्रिटिशर्स मजबूर होते हैं।
इतनी सारी बात होती है सेकेंड एंग्लो मराठा स्ट्रगल में। नाउ वी सी इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस डन विद डिफरेंट स्टेट्स। इस सब्सिडरी अलायंस नाम की जो ट्रीटी है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यही अलायंस या यही ट्रीटी काम आती है ब्रिटिशर्स के पूरे भारत पे कब्जा करने में अलॉन्ग विद देयर अदर पॉलिसीज। तो एक बहुत बड़ी पॉलिसी है जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने भारत पे कब्जा करना अपना शुरू किया था। द कंपनी ऑलरेडी हैड ट्रूप्स इन मैसूर, हैदराबाद एंड लखनऊ। इसका मतलब है कि मैसूर, हैदराबाद और लखनऊ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ब्रिटिशर्स अंडर सब्सिडरी अलायंस। जहां उनकी सेना होगी, कुल मिलाकर उस पूरे राज्य की सत्ता भी उन्हीं के हाथ में होगी, भले ही राजा नाम मात्र का कोई हो। तो इस तरीके से मैसूर, हैदराबाद और लखनऊ ब्रिटिशर्स के अंदर आता है बिकॉज ऑफ सब्सिडरी अलायंस। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड द एडिशन ऑफ पूना ऑन द लिस्ट meant that company's troops were now more evenly spread and could be rushed to any place without much delay in times of need। पूना का इसमें इंक्लूजन हो जाने की वजह से भारत के बड़े बड़े पावर सेंटर्स में ब्रिटिश आर्मी की मौजूदगी होना और किसी भी स्थिति में बगल के पड़ोसी राज्यों में कोई भी स्ट्रगल होता है तो वो तुरंत वहां अपनी सेना भेज सकते हैं और इस तरह से बहुत बड़े रीजन पे वो अपना कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है सब्सिडरी अलायंस की। These series of treaties were the result of the Treaty of Bassein, जो कि हमने पढ़ी, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय बहुत कुछ अपना दान कर देते हैं ब्रिटिशर्स को, which was done by पेशवा। पेशवा में यहाँ पे मतलब है बाजीराव सेकंड से। Okay, if you want to take screenshot of that slide, you can take it. Ayush Joshi is in chat box. He's saying hi sir. Hi Ayush, welcome to the class. अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस पोर्शन पे, इस स्लाइड पे। और हमने पाया है कि जो ये ट्रीटी है इनकी सीरीज शुरू होती है ट्रीटी ऑफ बसीन से। दो द ट्रीटी ऑफ बसीन डिड नॉट हैंड ओवर इंडिया टू द कंपनी ऑन अ प्लेटर, इट वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन दैट डायरेक्शन। तो हालांकि जो बसीन की संधि है, बसीन की ट्रीटी है, उसने भारत का कंट्रोल डायरेक्टली कंपनी के हाथ में तो नहीं दे दिया या एक प्लेट पे सजा के भारत को प्रस्तुत तो नहीं कर दिया कंपनी के आगे, लेकिन भारत पे कब्जा करने में जो कुछ भी आगे जाके हुआ उसकी शुरुआत जरूर कर दी थी और उसे एक दिशा प्रदान कर दी थी। कैसे? द कंपनी वॉज नाउ वेल प्लेस्ड to expand its areas of influence। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सारी जगहों पर कंट्रोल करने के बाद भारत में अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए बेहतर पोजीशन में आ चुकी थी। In the circumstances, the observation that the treaty gave the English the key to India may be exaggerated, but appears understandable। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा दावा करते हैं और इसीलिए ट्रीटी ऑफ बसीन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दैट ट्रीटी गेव द ब्रिटिश द की टू इंडिया। उन्होंने भारत की चाबी एक तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दी, बिकॉज इसी ही ट्रीटी के बाद एग्रेसिवली ब्रिटिशर्स अदर रीजन्स के साथ भी वैसा ही सब्सिडरी अलायंस करते हैं और उन रीजन्स पे कंट्रोल बैठाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन द हिस्ट्री। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आप समझ सकते हैं इसे, भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा कई सारे क्षेत्र कब्जा करने की दिशा में। नाउ वी कम टूवर्ड्स द थर्ड एंड लास्ट एंग्लो मराठा वॉर विच वाज हैपन इन 1817 टू 1819 के बीच के टाइम पीरियड में। अब सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की तरफ ध्यान अपना देंगे। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट का मतलब होता है जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे 1599 एडी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही उन्हें 1600 एडी में रॉयल चार्टर मिला था फ्रॉम द क्वीन। उस चार्टर के तहत उन्हें मोनोपोली मिली थी ईस्ट इंडीज, जिसे कि भारत और जो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है हम कह सकते हैं, यहाँ पर व्यापार करने का उन्हें एकाधिकार मिला था। यानी कि ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ यही कंपनी जाएगी और वहाँ ट्रेड करेगी।
ये मोनोपोली का एंड होता है आफ्टर द 1688 के ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के बाद। इस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के बारे में हमने अपनी पॉलिटी की क्लास में भी पढ़ा था, और शायद आपको समझ में आया होगा कि व्हाई वी आर टेकिंग दीज टू सब्जेक्ट्स टुगेदर। इंडियन पॉलिटी और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज उनके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपस में को रिलेटेड है। 1688 का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन आपको डेमोक्रेसी की जो इवोल्यूशन है उसके बारे में भी समझाता है, और सॉरी, और ये भी बताता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, यानी कि ब्रिटेन से केवल एक कंपनी जानी थी जो भारत और उसके पड़ोस के इलाकों में व्यापार करती, वो भी एंड होती है, बिकॉज क्वीन का शासन एक तरीके से अब खत्म होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश होती है ब्रिटेन में, और आफ्टर दैट कुछ और कंपनीज भी इच्छा जाहिर करती हैं भारत और उसके पास के इलाकों में ट्रेड करने की, और आफ्टर ऑल दीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम द ब्रिटेन एक मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपस में यही लोग भारत में या उसके आसपास के इलाकों में जो भी ट्रेड करते उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको बांटते। तो ये जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो एक बड़ी कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भी एक्सपेंशन हो गया, उसमें कई सारी छोटी छोटी ब्रिटेन की अदर कंपनीज इंक्लूड हो गई, और वो सब एक झंडे के तले भारत में ट्रेड करने के लिए आ गई। ये सारी चीजें, जो ये सारे अधिकार हैं, वो उन्हें मिलते थे चार्टर एक्ट के थ्रू। जब तक क्वीन थी तब तक रॉयल चार्टर मिलता था, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आफ्टर द 1688 रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आती है, तो वहाँ की पार्लियामेंट कुछ लॉ पास करके उन्हें ये सारे राइट देती है, और उन्हीं लॉज को हम कहते हैं चार्टर एक्ट, और ये डिफरेंट टाइम पीरियड पे वहाँ की पार्लियामेंट ने पास किए थे। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट पास किया था, इसने कुछ बदलाव किए ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड में, वो कुछ इस प्रकार थे। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ends East India Company's monopoly of trade in China except tea। तो चाय के क्षेत्र में जो भी ट्रेड करेंगे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी, लेकिन अदर ट्रेड में अब चूंकि जो बड़ी कंपनी बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां बनने लगी थी, तो उस तरह की मोनोपोली को एंड कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की चाइना में। यानी कि चाइना में न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन बल्कि अदर कंपनी जो भी ब्रिटेन की है वो भी ट्रेड कर सकती हैं। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि सिर्फ एक ही ताकत काम करेगी एक इलाके में, उसे उसका ही अधिकार रहेगा, जैसे कि ट्रेड में अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और ये जो मोनोपोली का एंड हुआ है ये चाइना के ट्रेड में हुआ है, बिकॉज चाइना को भी कॉलोनी बना लिया था ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज ने, और इसके साथ ही जापान ने भी उसे अपनी कॉलोनी बनाया। तो चाइना को बहुत सारी यूरोपियन पावर्स ने अपने कब्जे में लिया था अलग अलग रीजन्स में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली एंड होती है चाइना के ट्रेड में, उसने कंपनी की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया कि उसे अब एक नई मार्केट की ज़रूरत थी, या फिर जो उसकी मार्केट थी उसे फैलाने की ज़रूरत थी, बिकॉज चाइना के इलाके में उन्हें एक कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था अपने ही देश के अलग कंपनीज से। तो इससे चाइना में जो ट्रेड की मोनोपोली एंड होने का सीधे सीधे असर पड़ता है भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस हैं उन पर, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा तेज़ी से या मोर एग्रेसिवली चाहेगी कि वो एकाधिकार कर सके इंडिया पे, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बनती है आफ्टर चाइना, और वहाँ से अपने जो लॉस हुए हैं उसे चाइना के ट्रेड में कंपटीशन आ जाने से उन सब की भरपाई कर सके। और इस ईगरनेस की वजह से ही अब वो बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में मिलाने की कोशिश करेगी, और इसी वजह से एंग्लो मराठा वॉर का थर्ड फेज शुरू होता है। सो एज द मराठा पावर डिक्लाइन आफ्टर मैनी ट्रीटीज विद ब्रिटिश, द मर्सिनरीज पिंडारीज गॉट अनएम्प्लॉयड एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग नेबरिंग टेरिटरीज विच इंक्लूड दोज ऑफ द कंपनी। तो इसी दौरान जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसमें बहुत सारी ट्रीटीज की गई मराठा सरदारों के द्वारा ब्रिटिश के साथ। तो उसकी वजह से जो शक्ति है मराठाओं की वो डिक्लाइन कर गई थी, और मराठाओं के साथ एक गुट होता था पिंडारियों का, जिन्हें मर्सिनरीज कहते हैं, यानी कि ये
पैसे लेकर लड़ते थे किसी भी एक गुट की तरफ। ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसी आर्मी है जिसे आप हायर कर सकते हैं अपनी तरफ से लड़ने के लिए। इसी तरह की एक आर्मी थी पिंडारियों की, और ये ज़्यादातर जंगली तरीके से रहते थे, उन इलाकों में रहते थे जो कबीले की तरह से काम करते हैं। मराठा शक्ति के डिक्लाइन ने पिंडारियों को भी उनके जो रोजगार है उससे वंचित कर दिया, क्योंकि जब तक मराठा शक्ति पावरफुल थी, वो नए नए इलाकों पे कब्जा करती थी और उनमें जो भी उन्हें प्रॉफिट होते थे, जीत होती थी, उसे शेयर करती थी पिंडारियों के साथ। बिकॉज पिंडारी भी मराठाओं के साथ लड़ते थे और उन इलाकों को जीतने में मराठाओं की मदद करते थे। जब पिंडारियों के पास उनके नए इनकम सोर्स नहीं रहे, मराठा शक्ति थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो पिंडारियों ने अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं, जो टेरिटरीज हैं, उनमें लूटपाट मचाना शुरू किया। और इन सब टेरिटरीज में वो टेरिटरीज भी शामिल थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती थी। और इस तरह से एक बैकग्राउंड सेट होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। इस सब की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो मराठाओं को इसका दोषी पाते हैं कि आपकी शय पर ही पिंडारी अटैक कर रहे हैं हमारे रीजन्स पे, और आप पिंडारियों के थ्रू हम पे अटैक करवा रहे हैं। और इस तरह से ब्रिटिश पिंडारी स्ट्रगल भी सामने आता है, इसका आखिरी में कल्मिनेशन होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के रूप में। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये शुरुआत है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, जिसे आज हमने कुछ हद तक स्पष्ट किया। इसमें चार्टर एक्ट के बारे में कुछ स्पष्ट बातें हमने रखी, और इसको पूरा जो इलेबोरेटली पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, इसे हम कल की क्लास में शुरू से फिर से देखेंगे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एज अ रिवीजन ऑफ टुडेज क्लास भी हो जाएगा। और आज सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको आज की जो ये हमारा डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट लगा होगा। एंड अगर इनमें आपको ज़रूरी सूचनाएं मिली हों तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारी जो क्लासेस हैं, जो सीरीज़ है, ये लगातार चल रही है। हम इंडियन पॉलिटी भी कवर करते हैं और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करते हैं। धीरे धीरे हम टोटल जो सिलेबस है आपको उसके सभी सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इन सब वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द डिफेंस एग्जाम्स, देन आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे कुछ ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिनमें हम और बेहतर तरीके से आपके सामने इंटरेक्शन के थ्रू इन चीज़ों को समझाते हैं और मोर इलेबोरेटली हम उन्हें समझा पाते हैं, जो कि ऑनलाइन में थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। तो आई होप यू वुड आपको अच्छी लगी होंगी आज की क्लास। मिलते हैं अगली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास में कल। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।